नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। जुर्म करने वाला हर व्यक्ति झूठ बोलता है। पुलिस भी कभी-कभी झूठ बोलती है ताकि उस गुनहगार को पकड़ लिया जा सके, उसके गुनाहों से पर्दा उठाया जा सके। गुजरात के वलसाड़ में ऐसी ही एक सनसनीखेज कत्ल हुआ था, जिसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए वहां की पुलिस ऐसा झूठ बोलती है कि कातिल अपने गुनाह को खुद ब खुद कबूल कर लेती है। आइए बताते हैं उस खौफनाक कत्ल की पूरी कहानी। कहानी सुनने से पहले आपके लिए एक खुशखबरी है। अगर आप कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, आप पत्रकार हैं, तो आप अपने विचारों को, कहानियों को और अगल-बगल के समाचारों को अनमोल जिंदगी डॉट इन पे आप पोस्ट कर सकते हैं और वहां से अच्छी खासी इनकम आप कर सकते हैं। टर्म्स कंडीशंस अप्लाई होगा। और चलिए कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। बात है 28 अगस्त 2022 की। गुजरात में वलसाड़ शहर के पारडी इलाके के नदी के साइड एक सुनसान जगह पे कार मिलती है और उस कार के पिछले सीट पे एक महिला की लाश पड़ी हुई होती है। जब घूमने गए लोगों को ये दिखाई देता है तो वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस घटना स्थल पे फौरन पहुंचती है। पुलिस मुआयना करती है, कार की स्थिति को देखती है, कार के अंदर लाश की स्थिति को देखती है। लाश के गले पे उसे दबाकर मारने का निशान दिखाई देता है। ये तीनों स्थिति को देखने के बाद पुलिस को ये कंफर्म हो जाती है पुलिस कि ये हादसा नहीं, कत्ल है। क्योंकि गाड़ी की चाबी भी नहीं है, महिला का फोन भी वहां नहीं है और बाकी कोई ऐसा गाड़ी में और कोई भी पर्स हो या ऐसा कोई सामान भी नहीं है। अब इन तमाम चीजों को मुआयना करने के बाद पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कत्ल ही है। पुलिस को अब ये पता करना है कि आखिर ये महिला कौन है। इसकी शिनाख्त करनी बहुत जरूरी हो गया है। पुलिस अपने काम पे लगती है और अपने हिसाब से लगती है। पुलिस सबसे पहले उस शहर में वहां के जितने भी थाने हैं वहां ये पता करती है कि किसी महिला की गुमशुदगी का कोई रिपोर्ट तो कोई लिखवाया है या नहीं लिखवाया है। पुलिस को ये पता चलता है कि कल रात को 10 बजे के बाद एक शख्स है जिसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया हुआ है। उसने ये लिखवाया है कि मेरी पत्नी किसी से मिलने के लिए बोल कर गई है और जाने के बाद शाम के 8 से 9 बजे तक नहीं आ पाई। जब वो नहीं आ पाई और हम लोग जब फोन को ट्राई किए तो वो स्विच ऑफ आ रहा था। रात के 10 बजे तक हमने इंतजार किया। जब मैं परेशान हो गया तो मैं आपके यहाँ आया हूँ। इस प्रकार का डिटेल्स पुलिस को मिलता है। पुलिस फौरन उस व्यक्ति को जिसने गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया है उस शख्स को वहां पे शिनाख्त करने के लिए बुलाती है। जब वो व्यक्ति आता है और उसकी नजर उसकी कार पे जाती है और उस महिला को देखता है तो रोना शुरू कर देता है। फूट फूट कर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बहुत परेशान हो जाता है। वो पहचान लेता है कि ये कार भी मेरी है और ये बीबी भी मेरी है जिसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट हमने कल ही लिखवाया। शाम को लौट जाऊंगी ऐसा बोलकर ये तो गई थी, लेकिन क्या इस रूप में लौटेगी हम ये कल्पना भी नहीं किए थे। वहां पे खड़ा होकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पुलिस को ये पता चल गया
कि ये जो मरने वाली महिला है इसका नाम क्या है? मरने वाली महिला का नाम वैशाली बलसारा है। और जो रिपोर्ट लिखवाया था उस व्यक्ति का नाम हरीश बलसारा है। वहां के आसपास के लोग भी ये दोनों को पहचान गए, क्योंकि वहां के लिए ये चर्चित व्यक्ति थे। हरीश गिटार बजाता था और वैशाली गरबा गाती थी, यानी गायिका थी। और ये दोनों कलाकार थे, इसके लिए वो उस इलाके में बड़ा प्रचलित से थे, फेमस थे, जिसकी वजह से आसपास के लोग भी पहचान गए और पुलिस भी पहचान कर ली। पुलिस जब इस पहचान से इत्मीनान हो गई, तो अब पुलिस के लिए ये बात हो गई कि आगे का जो प्रोसीजर है, आगे का जो जांच है, कि आखिर इस महिला को इसी के कार में मारा तो किसने मारा? आखिर इस महिला की दुश्मनी किसी के साथ क्या थी? कहीं प्रॉपर्टी का मामला नहीं था, या कोई और मामला तो नहीं था जिसकी वजह से इसका मर्डर हो गया? पुलिस अब ये सारे सवाल लिए खड़ी है और परेशान हो रही है। पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। दूसरा दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि उसे, उस महिला को पहले बेहोश किया गया और गला दबाकर उसे मार दिया गया। पुलिस अब अपने सारे सवालों का जवाब चाहती थी। पुलिस के लिए चैलेंज हो गया कि आखिर इसका मर्डर हुआ तो क्यों हुआ। पुलिस अपना जांच पड़ताल शुरू कर देती है। तो जांच पड़ताल करने का जो शुरुआत करती है, और वो शुरुआत करती है पुलिस हरीश से। हरीश को बुलाया जाता है, हरीश से पूछताछ की जाती है। हरीश वही बात बताता है जो उसने एफआईआर में लिखवाया था। वो कहता है कि साहब, सिर्फ मैं इतना जानता हूं कि वो हमसे ये कह कर गई थी कि शाम को वापस आ जाऊंगी, मैं किसी से मिलने जा रही हूं। बस मैं इतना ही जानता हूं। अंतिम समय में कौन शख्स इसके साथ था ये भी मैं नहीं जानता। पुलिस को तो दुनिया भर के अनेकों प्रकार के मुजरिमों से पाला पड़ता है। पुलिस हरीश की बातों से ये समझ जाती है कि इसके कत्ल में हरीश का कोई हाथ नहीं है। यानी हरीश से पुलिस को कोई खासा सुराग नहीं मिलता है। पुलिस और परेशान हो जाते हैं कि आखिर किया तो क्या किया जाए, यहां से भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लेकिन सवाल तो अभी खड़े के खड़े हैं, जवाब तो देना पड़ेगा, बुद्धि तो सुलझानी पड़ेगी। पुलिस अपना जो जांच है वो अब तेज करती है। लेकिन आखिर पुलिस अपना जांच तेज करेगी भी, तो आखिर कहां से करे? तो पुलिस ये फैसला करती है कि जो डिजिटल व्यवस्थाएं हैं, पहले वहां से शुरू की जाए। पुलिस 8 टीम अलग अलग बनाती है। वैशाली का फोन कॉल डिटेल्स पुलिस निकलवाती है, और जहां से वो वैशाली अपने घर से निकली थी और घटना स्थल तक जितने भी सीसीटीवी कैमरा आते हैं, वो सब को पुलिस खंगालना शुरू कर देती है। 8 टीम लगे हुए हैं जांच पड़ताल में। इधर इसके कॉल डिटेल्स भी आ जाते हैं पुलिस को, और पुलिस ये दोनों चीजों को बड़ी बारीकी से देखती है। तो पुलिस को 2 सुराग हाथ लगते हैं, और वो 2 सुराग ये हैं कि जो कॉल किया गया था वैशाली के मोबाइल से लास्ट टाइम, वो किसी महिला को कॉल किया गया था। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, और जिस महिला को कॉल किया गया था उस महिला का नाम
रिपोर्ट में बबीता था। बबीता यहाँ, और इसके बाद जो सीसीटीवी कैमरा के स्कैन करने के बाद जो रिपोर्ट आया, उसमें ये देखा गया कि कॉल के बाद यही बबीता, और बबीता के कॉल्स को सर्विलांस पर रख के जब ट्रेस किया गया था, तो ये पता चला कि कॉल करने के बाद घटना स्थल के आसपास में किसी कैमरे में कुछ तो हलचल हुआ है, शिरकत हुआ है। यानी बबीता दो चार बार इधर से उधर आई और गई है। पुलिस को शक होता है कि आखिर कहीं न कहीं कड़ी यहां से जुड़ना शुरू हो जाता है। पुलिस जब दोनों रिपोर्ट को मैच करवाती है, टाइम मैच करवाती है, वो एक्टिविटीज को मैच करवाती है, तो पुलिस का जो शक है वो यकीन में बदल गया कि इस मर्डर के पीछे पीछे इस महिला का जरूर हाथ है। पुलिस को जल्दी हो गया कि जितना जल्द हो सके बबीता को पकड़ा जाए। पुलिस अपना टीम तो बना ही थी, पुलिस अपना जाल बिछाती है। बबीता का नंबर सर्विलांस पे तो था ही, उसका लोकेशन ट्रेस करती है और पुलिस पहुंच जाती है बबीता के पास। जब बबीता के पास पुलिस जाती है, तो पुलिस ये देखती है कि बबीता प्रेग्नेंट है। वो 9 महीने के गर्भ से है और डिलीवरी कभी भी हो सकता है। पुलिस के लिए अब ये परेशानी का कारण हो गया कि आखिर बबीता को उठाया कैसे जाए, यानी पुलिस चौकी तक कैसे लेकर जाया जाए। अगर किसी भी प्रकार का अगर सख्ती किया जाएगा, तो ये जो होने वाला बच्चा है उसके जान का नुकसान हो सकता है, और नुकसान ऐसा भी हो सकता है कि बबीता को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। पुलिस के लिए बड़ा ये जो मामला है टफ हो गया। लेकिन फिर भी पुलिस को शक तो था ही, यकीन भी हो ही गया था। पुलिस डॉक्टर पदाधिकारी को बुलाती है, और डॉक्टर पदाधिकारी के देख रेख में बबीता को उसके घर से उठाकर पुलिस चौकी लाया जाता है। हरीश को भी सूचना दे दिया जाता है कि आप भी पुलिस चौकी पहुंच जाइए। पुलिस बबीता को लेकर पुलिस चौकी आती है और पूछताछ डॉक्टर की निगरानी में करना शुरू कर देती है। बबीता से पुलिस ये पूछती है कि घटना के दिन, यानी आप 27 तारीख को क्या आप नदी की तरफ गई थी? पारडी के नदी की तरफ आप गई थी? बबीता जाने से सीधे मना कर देती है। पुलिस ये कहती है कि बबीता, आप झूठ मत बोलिए। आप इसलिए झूठ मत बोलिए कि मेरे पास साक्ष्य मौजूद है। सीसीटीवी कैमरा का पूरा फुटेज मेरे पास है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तब जाकर बबीता कहती है कि जी हाँ, मैं उस तरफ गई थी, और जाने के बाद मैं वैशाली से मिली थी। पुलिस कहती है कि अच्छी बात है भाई, जब वैशाली से मिले थे, और अंतिम समय आपकी बात वैशाली से भी हुई थी, इसके बाद उसका स्विच ऑफ आने लगा था। बबीता बोलती है कि हाँ, बात हुई थी तभी मैं मिलने गई थी। पुलिस ये भी पूछती है कि जब आप मिलने गए थे, तो आपने वहां पे दो लोगों को देखा था? बबीता बोलती है कि नहीं, नहीं देखा था। पुलिस कहती है कि बबीता, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। आप बताएंगे कि आपने देखा था, क्योंकि आपको इससे पहले मैंने आपको बताया कि साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, और आपको किसी भी प्रकार का गलत जवाब नहीं देना है। अगर आपने गलत जवाब दिया, मतलब आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बबीता उस साक्ष्य के डर से कहती है कि जी मैंने देखा था कि उसके कार में दो लोग थे।
पुलिस वहां पे गूगली फेंकती है, पुलिस वहां पे झूठ बोलती है। एक तस्वीर उसके सामने पुलिस रखती है, बोली कि यही था ना। चूंकि बबीता को अब यहाँ से जवाब देकर जाना है और घर जाने की बहुत जल्दी है। अब पुलिस वाले जो पूछ रहे हैं उनको जवाब देकर यहाँ से जल्दी से जाना है। बबीता कहती है कि हाँ जी, यही थे। पुलिस को अब यकीन हो जाता है पूरे तरीके से कि बबीता अभी भी झूठ बोल रही है, क्योंकि पुलिस जो तस्वीर वहां पे सामने रखती है, वो व्यक्ति बबीता को जानता तक नहीं था। और सॉरी, वैशाली को वो जानता तक नहीं था। और वैशाली भी उस व्यक्ति को नहीं जानता था, क्योंकि वो तस्वीर जो था पुलिस अधिकारी के ही एक अधिकारी का था। पुलिस जब ये कहती है कि बबीता अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं और हमने आपको बताया है कि हमारे पास वो दोनों के चेहरे का तस्वीर है, और आप ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये वो व्यक्ति है ही नहीं। उस जिस व्यक्ति का तस्वीर बबीता के सामने रखा जाता है, उस व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। ये देखिए, यही बबीता परेशान हो जाती है, क्योंकि पुलिस झूठ बोल करके वो तस्वीर सामने रखती है। बबीता यहाँ पे टूट जाती है, और जो कहानी बताती है वैशाली की मर्डर की, वो सुनकर पुलिस भी कांप जाती है। बताने में मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है और डर भी लग रहा है कि एक गर्भवती महिला अपने ही महिला दोस्त का कत्ल कुछ इस प्रकार से कर बैठी। चलिए जानते हैं आगे। बबीता बताती है कि मैंने मर्डर क्यों किया, और ये भी बताती है कि मैंने मर्डर कैसे किया। पुलिस का भी यही दो सवाल था कि जब अगर आपने कबूल कर ही लिया है, तो पहले ये बता दीजिए, ये दो सवाल में, कि आपने मर्डर कैसे किया। बाद में बताइएगा कि मर्डर आपने क्यों किया। बबीता बताती है कि मर्डर मैंने कैसे किया। वो कहती है कि जब ये वैशाली हमसे मिलने आई, वो कार से आई थी। मैंने ही कहा कि ये जो सुनसान वाला जो फैक्ट्री है, हम उधर चलते हैं और मुझे कुछ काम है। वहां पे मेरे दो कजिन हैं और वो इंतजार कर रहे हैं, उनको भी लेना है और इसके बाद उनको छोड़ देंगे। फैक्ट्री का विजिट करने आए थे, तो वैशाली चलो ना। चूंकि वैशाली मेरी दोस्त है, पुलिस फिर से यहाँ सवाल करती है कि आखिर आप वैशाली को कितने दिनों से जानते हैं बबीता। बबीता ये कहती है, ये एक अच्छी गायिका थी, और पिछले ही साल हम अपने सोसाइटी में जब गरबा का यानी प्रोग्राम था, दशहरे यानी नवरात्रि के समय में गरबा गाने के लिए जब मैंने इन्हें बुलाया था, उसी समय से हमारी दोस्ती हो गई थी। पुलिस कहती है कि चलिए अच्छी बात है, यानी आप इनके एक साल मात्र से दोस्त हैं। बबीता कहती है कि जी। पुलिस ये कहती है कि आगे बताइए, आपने मारा कैसे। बबीता ये कहती है कि वैशाली को लेकर हम उस फैक्ट्री की तरफ आ गए, जहां मेरे दो दोस्त पहले से इंतजार कर रहे थे। और जब गाड़ी खड़ी हुई,
मैं गाड़ी के अंदर ही थी, तो मैंने वैशाली को कहा कि दरवाजा खोलिए, मेरे जो कजिन हैं वो भी अंदर आएंगे और उन्हीं को लेने हम लोग आए हैं, तो छोड़ भी देंगे। दोनों कजिन आ जाते हैं, गाड़ी के पिछले सीट पे बैठ जाते हैं। क्योंकि ड्राइव वैशाली ही कर रही थी, तो दोनों जो दोस्त मेरे थे, जिन्हें मैं कजिन कह के बैठाया था गाड़ी में, वो पिछले सीट पे बैठे थे। और बैठने के बाद तुरंत वो क्लोरोफॉर्म निकालते हैं और रुमाल पे रखने के बाद, उसके नाक पे रखने के बाद उसे बेहोश करते हैं। वैशाली बेहोश हो जाती है। इसके बाद जो मेरा दोस्त था, वो उसको गला दबाकर उसके सीट पे ही उसे मार डालता है। और मारने के बाद आगे की ड्राइवर सीट से निकालकर उसे पीछे की सीट पे रख कर, गाड़ी को मेरा दोस्त ही चलाता है और लाकर यहाँ पे सुनसान जगह पे रख दिया था। इतनी दर्दनाक मौत वैशाली को उसकी दोस्त ने, यानी बबीता ने दी थी। अब बात कैसे मारा था यहां तक तो हो गया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी था पुलिस का कि आखिर मारा ही क्यों। बबीता ये कहती है कि ये 1 साल के दोस्ती के दौरान मैंने वैशाली से 25 लाख रुपए मदद के तौर पे हमने लिया था। घर लेनी थी, पैसे मैंने इनसे मांगे थे। पार्ट बाय पार्ट करके 4 बार में वैशाली ने मुझे टोटल 25 लाख रुपए दिए थे। बहुत जल्द लौटाने का वादा हमने किया था, हमारा काम हुआ नहीं। और मैं ये 25 लाख रुपया लौटाना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि अब ये मांगना शुरू करनी थी। ये 25 लाख रुपए मुझे लौटाना ना पड़े, इसकी वजह से मैंने इसकी जान ले ली। पुलिस ये पूछती है कि आखिर आपने इसे, जो दो दोस्त आपके हैं, उनको कैसे राजी किया ये वैशाली के मर्डर के लिए। वो कहती है कि ये दोनों हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं, यानी इनसे दोस्ती हमारी फेसबुक के माध्यम से हुई थी। और ये दोनों सुपारी किलर हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई। ये हमारी बातों को मान गए। मानने के बाद ये 10 लाख रुपया डिमांड कर रहे थे। मैंने 8 लाख रुपए में इन लोगों को तैयार किया, और पैसे भी उस दिन मैं लेकर आई थी। और मर्डर करने के बाद वो 8 लाख रुपए उन दोनों को दे दिए और वो दोनों चले गए हरियाणा। इधर हरीश को उस दिन जब वो वैशाली निकल रही थी, तो ये 25 लाख रुपए की भनक तक नहीं थी। इसकी बीवी यानी हरीश की बीवी वैशाली ने अपने दोस्त को 25 लाख रुपया कब दे दी, कैसे दे दी, कितने बार में दी, या आज ये पैसे लेने जा भी रही है, इसकी भी जानकारी हरीश को नहीं था। और यही वो कारण था कि एफआईआर में ये बात उसने तक नहीं लिखवाया था। पुलिस आगे की कार्रवाई करती है और उन दोनों लड़कों को हरियाणा से प्रेस करके पकड़कर लाकर जेल में डाल देती है। इस प्रकार से वलसाड़ की पुलिस वैशाली की कत्ल से पर्दा उठाती है। दोस्तों, ये जो कत्ल हुआ और आज की जो कहानी है, इससे हमें क्या सीखने को मिलती है? सीखने को ये मिलती है कि पैसे के लालच में, क्या अपनों को, या जिसे हम दोस्त कहते हैं, और दोस्ती कैसी, इतनी गहरी, क्या पैसे के लिए दोस्त की जान ली जा सकती है? क्या पैसे के लालच में इतना गिर जाया जाए कि जान लेने पे उतारू हो जाया जाए? ये घिनौना काम जिंदगी में नहीं करनी चाहिए। बबीता ने यह घिनौना काम किया,
वो सीधे जेल की सलाखों तक गई। जब उसका बच्चा होगा तो वो आंखें उस जेल में ही खोलेगा। अब किस काम के इसके 25 लाख रुपए। दोस्तों, ऐसे जघन्य अपराध करने से बचने की आवश्यकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।